अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी मौत की वादी का दूसरा और आखिरी पार्ट पेश खिदमत है। कल्याण सिंह मुनक्का दरअसल इस ज़माने में एक ख़तरनाक डाकू का ग्रुप का सरदार था, जिससे इस ज़माने की पुलिस भी डरती थी। थानेदार सोतम लाल ने जब कल्याण सिंह मुनक्का का नाम सुना तो इसके चेहरे पे परेशानी के आसार नुमाया हो गए। इसने इस बार बड़ी आजीज़ी से अपने लहजे बदलते हुए खटमल के सिंह को मुखातिब किया। सरदार जी, आप मुनक्का जी की हद तक ना जाएं, हम कोशिश करते हैं, भगवान ने चाहा तो हालात में बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, अब ये बता, अब क्या करना है? कटहल सिंह ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा। प्रिंसिपल ने कटहल सिंह का जहन तब्दील करने के खातिर जलतरन सिंह के फ़रार होने का सारा मुद्दा मेरे और संकराम पर डालते हुए कहा। दरअसल जलतन सिंह इन दोनों का रूममेट था। अब इसकी तवज्जो हमारी तरफ हो गई। इधर आओ बेटे, कटहल सिंह ने मुझे नरमी से मुतवज्जे करते हुए कहा। मैं डरते डरते इसके पास गया और मैंने जब इसके गुस्से भरी करख शक्ल देखी तो मुझे इससे देखकर मज़ीद खौफ आया। हाँ बताओ बेटा, जलतन सिंह ने तुम्हें क्या क्या बताया था और क्या क्या हरकतें करता था? मैंने आहिस्तगी और सहमे हुए अंदाज में बताया जितना कि मैंने इससे सुना और देखा था। कटहल सिंह ने प्रिंसिपल से पूछा, तुमने भागते हुए जलतन सिंह को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, सरदार साहब, इस वक्त एकेडमी में स्टूडेंट्स के फर्स्ट टर्म के इम्तिहानात हो रहे थे, इसे रोकना मेरे बस में ना था। प्रिंसिपल की बात काटते हुए चौकीदार दरमियान में बोला, कटहल साहब, जलतन सिंह को पकड़ने के लिए फ़हीम गुल ने हिम्मत की थी, लेकिन इसे पकड़ने के लिए प्रोफेसर धमन ने रोका था। किधर है प्रोफेसर धमन? मैं ज़रा इसके दांत खट्टे करूं। कटहल सिंह ने इंतहाई गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बीचते हुए कहा। जी, वो स्टूडेंट के हलशुदा पर्चे एजुकेशन हेड ऑफिस लेके गए हैं। वहाँ मौजूद एक बदमाश ने इंतहाई बदतमीज़ी से कहा, ओए, मुझे ज़रा ये बता कि किस इंसानी जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, ये स्टूडेंट के पर्चे? जी दोनों, प्रोफेसर ने कहा। अच्छा, मसले को मैं बाद में अपने तरीके से हल करूँगा, फ़िलहाल मुझे अपने पुत्र जतन सिंह की फ़िक्र है। कटहल सिंह के साथ आए हुए एक बदमाश ने वहाँ मौजूद लोगों की तवज्जो मेरे बयान की रोशनी में इस नुक्ते की तरफ दिलवाई कि जलतन सिंह ने मुझे बताया था कि इसका कौवे की आवाज़ निकालने वाला जिन दोस्त अक्सर इसे जंगलात की जानिब ले जाता, लिहाजा इसने मशवरा दिया कि यहाँ से हटकर आगे जाके जहाँ जंगलात शुरू होते हैं, इसे वहाँ तलाश करना चाहिए। इस बदमाश के मशवरे के पेश नज़र प्रिंसिपल साहब के कमरे में मौजूद स्टूडेंट्स, पुलिस और बाद में आए हुए कल्याण सिंह के साथियों की भी 10 टीमें बना दी गईं। हर टीम में 10 अफराद शामिल थे। कटहल सिंह ने अपने साथ मुझे रखा। अब मसला यहाँ ये था कि इस ज़माने में बम्बई की हुदूद 70-70 मील के दरमियान थी और वहाँ कुछ शहरी इलाके और कुछ जंगलात का सिलसिला शुरू हो जाता था। मजमूई तौर पे इन जंगलात का रकबा 25 मील पर मुहित था। इन जंगलात में जलन सिंह को तलाश करना बड़ा कठिन काम था। खैर, बाहिमी मशवरे से ये तय हुआ कि ऐसी 60 टीमें जंगलों में और 3 शहरी इलाकों में तलाश करेंगी। थानेदार, 2 सिपाही, मुझे और शंकर राम को कटहल सिंह ने अपने साथ रखा हुआ था। वो दरअसल शंकर राम और मुझसे बार बार जलतन सिंह के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। पहले रोज़ रात के वक्त तमाम टीमें नाकाम वापस आ गईं क्योंकि जलतन सिंह ना मिला। अब यह फ़ैसला हुआ कि अगले रोज़ मज़ीद टीम को तश्कील देके बम्बई शहर के हुदूद के बाहर जलतन को तलाश किया जाएगा। इसी दौरान कटहल सिंह ने आर्मी डाक सेंटर के स्पेशल सूंघने वाले कुत्ते मंगवा लिए थे। इन कुत्तों को जलतन सिंह की चप्पलें, कपड़ों को सूंघाया गया। इन कुत्तों के साथ मिलिट्री का एक सूबेदार भी आया था। दूसरे रोज़ एक टीम जिसका नंबर 9 था, वो बम्बई शहर की मखसूस हुदूद से कुछ मील दूर डोंडा के जंगलात में गई। कुत्तों की निगरानी सूबेदार ने सूंघने वाले स्पेशल कुत्तों की रस्सियों को खोल दिया। वो बड़ी तेज़ी से जंगलात के अंदर घुस गए। दरअसल डोंडा के जंगलात इस ज़माने में कुछ मील के अहाते में
खुदरो पौधे, देवकल झाड़ियाँ और कीकर के तवील दरख्तों पे फैला हुआ था और इसके अंदर खूंखार जंगली जानवर और जहरीले सांप वगैरह मौजूद होते थे। सूंघने वाले कुत्तों को डोंडा जंगल के अंदर घुसे हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए थे। सूबेदार ने सारी टीम को तंबी की कि वो इस जंगल में पैदल आगे ना बढ़ें। ने बड़े वसूख से कहा था कि मेरे कुत्ते बेशक रात को जंगल से लौटेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ मुस्बत पेशरफ्त के साथ बाहर वापस आएंगे। इधर कटहल सिंह ने गुस्से के आलम में इसका गिरबान पकड़ते हुए कहा, दफ़ा कर अपने कुत्तों को, हमें जंगल के अंदर आगे बढ़ने दे। सूबेदार ने झटका देके कटहल सिंह के हाथों से अपना गिरबान छुड़ाते हुए कहा, सरदार जी होश करें, आगे जंगल नहीं बल्कि मौत की वादी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता और ना ही इस टीम के किसी रुकन को यह मशवरा दूंगा कि वो जंगल के अंदर मज़ीद पेशकदमी करे। तू सिर्फ बकवास कर रहा है, मेरे साथ चल। ओए मंजू, लखू अपने बंदों को लेकर जंगल के अंदर चल, कटहल सिंह ने कहा। अरे आप अपने और अपने बंदों को मौत के मुंह में लेकर जा रहे हैं, भगवान के वास्ते आप कुछ ऐसा वक्त यहाँ इंतज़ार कर ले, मेरे कुत्ते कुछ ना कुछ मुस्बत पेशरफ्त के साथ आ रहे होंगे। सूबेदार बोला, मुझे तो तू खुद कुत्ता लगता है। वहाँ मौजूद मुनक्का सिंह के बदमाशों ने सूबेदार की एक ना सुनी और अपने हाथों में डंडे, सोटे और तलवारें पकड़ के जंगल की हुदूद के अंदर घुस गए। मैं अब भी आपको समझा रहा हूँ कटल साहब, रुक जाएं, सूबेदार ने कहा, मगर इन लोगों ने इसकी बात ना सुनी। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि कटहल सिंह ने ज़बरदस्ती मुझे और शंकर राम और थानेदार सोतम लाल को अपने साथ रखा हुआ था। अंदर जंगल में हालिया बरसात की वजह से शदीद कीचड़ और दलदल फैला हुआ था। हम लोग बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। सरदार जी किधर से आगे बढ़ें, यहाँ तो हर तरफ दलदल ही दलदल फैली हुई है। मुझे नहीं पता कहीं से तुमने आगे बढ़ना है, बस ऐसे तैसे आगे बढ़ते रहो, कटहल सिंह ने कहा। सरदार जी जैसा आपका हुक्म। हम लोग बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमारे पीछे से एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। ओ मैं मर गया, पीछे मुड़ के मत देखोगे तो मरोगे। ओहो सोतमलाल साहब दलदल में धंस रहे हैं। कटहल साहब भगवान के लिए मुझे बचा लो, मेरा जिस्म नीचे को धंस रहा है। मैं खुशकिस्मती से इस वक्त खुश जगह पे मौजूद था। मैं भागकर इसके करीब गया और दलदली ज़मीन में धंसते हुए थानेदार सोतम लाल से कहा, आप मुझे अपनी पैंट की पेटी खोलकर इसका एक सिरा मेरी जानिब फेंकें। सोतम लाल ने सेकंड में अपनी पैंट की पेटी खोलकर इसका एक सिरा मेरी जानिब फेंका। इसका वज़न मुझसे कहीं ज़्यादा भारी था। मैंने अपने तिये खूब जोर लगाया, लेकिन मैं इसे अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा था। मैंने इसको दलदल से बाहर निकालने के लिए मदद के लिए पुकारा, फ़हीम गुल तू इसे छोड़ और हमारे साथ आ, इसे कुछ ना होगा। कटहल सिंह बड़े गुस्सीले लहजे में चिल्लाया। मैंने 4-5 दफ़ा इसे दलदल के चुंगल से बाहर निकालने के लिए दूसरों को पुकारा तो मुनक्का ग्रुप का एक गुंडे को थोड़ा सा तरस आया। इसने एक बड़ी सोटी तोड़कर इसकी जानिब उछाल के कहा, एक हाथ से सोटी को पकड़ो, मैं खींचता हूँ। हम दोनों ने सर तोड़ कोशिश से थानेदार सोतम लाल को दलदल से बाहर निकाला। वो वापस जाने लगा तो कटहल सिंह ने इसको धाड़ते हुए कहा, कहाँ दफ़ा हो रहा है सरदार साहब, मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। सूबेदार सही कहता है, आगे जंगल नहीं बल्कि मौत की वादी है। तूने अगर मुसीबत के वक्त इस अंधे जंगल में अकेला छोड़ा तो यकीन कर मैं तुझे गोली मरवा दे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। थानेदार ने इंतहाई गुस्से के आलम में जुमला कहा तो कटहल सिंह ने अपने नेफे में अड़सा हुआ पिस्तौल निकाला और एक फायर इसकी जानिब दाग दिया। बेचारा थानेदार टांग पर गोली लगने के बाद ज़मीन पे गिर पड़ा। चलो आगे बढ़ो, इसे उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसे यहीं मरने दो। कटहल सिंह के इस इक़दाम से नीम के सारे अराकीन सहम गए। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। हमारी निगाहों के सामने 2 सूंघने वाले कुत्ते बड़ी बद रफ्तारी से हमारे सामने से गुजरे। इन कुत्तों में से एक के मुंह में एक बड़ा सा कौवा दबा हुआ था, जबकि दूसरे कुत्ते के मुंह में एक नीले रंग का कपड़ा था। वो तेज़ी से जंगल की हदूद से बाहर चले गए थे। कटहल सिंह ने कुत्तों की इस हालत में वापसी देखी तो इसने अपना वतीरा बदलते हुए
सारी टीम को कहा वापस चलो सरदार जी, हम बहुत आगे आ गए हैं। तुम में से आधे बंदे जंगल में आगे बढ़ें और आधे मेरे साथ वापस सूबेदार के पास चलें। कटल सिंह ने कहा। दिली तौर पे सारी टीम वापस जंगल से जाना चाहती थी, मगर कटल सिंह ने चंद अफराद को चुनकर आगे बढ़ने का कहा। शुक्र है इसने मुझे वापसी का इशारा किया था। हम जब दोबारा वापस सूबेदार के पास गए तो इसने तंजिया तौर पर कुछ चुपते जुमले कटहल सिंह को भी सुनाए। अच्छा ये बता, तेरे कुत्ते क्या कहते हैं? कटहल सिंह ने पूछा। सरदार जी आप खुद देख लें। कुत्ते ने अपने मुंह में मर्दार कौवे को पकड़ा हुआ है और दूसरे कुत्ते ने यह नीले रंग का कपड़ा पकड़ा हुआ है जो देखने में किसी शलवार का है और शलवार में खून भी लगा हुआ है। मैंने इस नीले फटे कपड़े को टुकड़े को पहचानते हुए कहा, अरे इस रंग की शलवार तो जलतन सिंह ने पहनी हुई थी। सूबेदार ने अपना मशवरा देते हुए कहा, इसका मतलब है सरदार जी जलतन सिंह अपनी इसी जंगल के हुदूद में कहीं है, लेकिन किस पोजीशन में इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा अब हमें क्या करना चाहिए? कटहल सिंह ने पूछा। सरदार जी मेरे अभी 2 कुत्ते जंगल के अंदर ही हैं। मुझे थोड़ा देर इनका इंतज़ार करना है और मुझे उम्मीद है वो दोनों कुत्ते इन दोनों कुत्तों के पीछे आ रहे होंगे। सूबेदार बोला, अभी और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। कटहल सिंह ने पुरजोर अंदाज में जैसे चिल्लाते हुए कहा। सूबेदार इसके और करीब आया और बोला, सरदार जी मुझे आपकी परेशानी का एहसास है, लेकिन हमें आपके पुत्र जलतन सिंह को बड़ी प्लानिंग से तलाश करना होगा। जहां आपने इतना सब्र किया है तो मुझे थोड़ा वक्त और दे दें। और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद एक कुत्ता शदीद ज़ख्मी लड़खड़ाता हुआ जंगल से नमूदार हुआ। इसके जिस्म पे कौवों के ठोंगों के सैकड़ों निशान नुमाया थे। कुत्ते के मुंह होंठ की जानिब से किसी दरिंदे नुमा जानवर ने नोचा हुआ था। सरदार जी अब मैं सही नतीजे पे पहुंचा हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि आपका पुत्र किस लोकेशन पे होगा, लेकिन मैं आपको अभी यही बात साफ तौर पे बता दूँ कि आपका पुत्र इस जंगल की जिस लोकेशन में होगा वो ला मोहल्ला शदीद कर्ब में दरिंदों के नगे में है। अच्छा अपनी बकवास बंद कर और ये बता अब हमें क्या करना चाहिए? कटहल सिंह ने इंतहाई परेशानी में अपना सर पीटते हुए कहा। सूबेदार ने कहा, सरदार जी कम अज़ कम 10 अफराद पर मुश्तमिल टीम सामने टेबल के रास्ते से और 10 अफराद पर मुश्तमिल टीम साइड से जंगल के अंदर भेजना चाहिए और इस तरह एक बैक पार्टी नूराल के इलाके से जंगल के अंदर जाएगी। ये तू क्या कह रहा है सरदार जी? भगवान के वास्ते मुझे इस मामले को अपने तौर पर डील करने दें। अगर आपने इस गुत्थी को सुलझाना है तो मैं वापस हो जाता हूँ। एक बदमाश ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, नहीं नहीं सूबेदार साहब, ये मामला आप अपने तौर पर निपटाएं। आप जल्दी से 3 टीमें तश्कील दें और फटाफट जंगल की जानिब पेशकदमी करें। इस बार भी कटल सिंह ने मुझे अपनी टीम में रखा, जिसने नंबल के रास्ते जंगल के अंदर जाना था। नंबल की साइड से जंगल का रास्ता कुछ कम दलदली और बेहतर था, लेकिन वहाँ फिर भी जगह जगह खड्डों वगैरह में पानी खड़ा था। हमारी टीम के बंदे अपने हाथों में पकड़े डंडे कुल्हाड़ियों के मदद से रास्तों में आए सरकंडे झाड़ियों और छोटे दरख्तों को काट कर रास्ता बनाते आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन 2 घंटे तक हमारी टीम बड़े एहतियात से धीमी चाल चलते हुए जंगल में आगे बढ़ रही थी। अभी तक हमें कामयाबी ना मिली थी। एक जगह आगे हमें लोगों ने ये बात महसूस की कि आसमान पे लातादाद कौवे झुंड की सूरत में जंगल के सीधे आगे बढ़ रहे हैं। सूबेदार ने पूरी टीम से कहा कि वो इन कौवों की तरफ चलें। मज़ीद तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद एक मकाम पे आकर हमारी टीम ये मंज़र देख के ठिठर गई। मंज़र ये था कि जलतन सिंह एक खाली जगह पे उकड़ू बैठा हुआ था। इसके इर्द गिर्द सैकड़ों कौवे मंडला रहे थे। इससे ज़रा दूर सूंघने वाला एक कुत्ता कौवों को भगाने के लिए मुसलसल ज़ोरदार आवाज़ों में भौंक रहा था। कटहल सिंह ने ज़ोरदार आवाज़ के साथ पुत्र कहते हुए कहा, इन कौवों पे फायर करो, ऐसा ना करना। सूबेदार ने अपने हलक से आखिरी हद तक ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, ऐसा ना करना और मेरी बात सुन लो। हमें इन कौवों के करीब होकर हवाई फायर करना चाहिए, हरगिज़ सीधा फायर ना करना। अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है ये कौवे इस बच्चे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा दें। सूबेदार की हिदायत पर अमल किया गया। कौवों ने शायद हमें देख लिया था। उन्होंने इश्तियाल में आकर हमारे सरों पर
ठोंगे मारना शुरू कर दी। हाँ, अब इन पर छर्रे वाले कारतूस से खुला फायर करो और इनके साथ साथ बर्क रफ्तारी से जलत सिंह की जानिब बढ़ो। सूबेदार बोला, इस अमल से ये फ़ायदा हुआ कि जो कौवे हम पर हमला आवर थे उनकी बड़ी तादाद भाग खड़ी हुई, लेकिन चंद ढीठ कौवे अभी तक जुनूनी अंदाज में हम पर हमला कर रहे थे, लेकिन इनकी तादाद महदूद थी। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते फौजी अंदाज में पेशकदमी करते हुए जब जलतन सिंह के करीब पहुँचे तो वो निढाल करीब मरगे पड़ा हुआ था। इसे फौरी तौर पे पानी पिलाया गया। जब कुत्ता कौवों से उलझकर और उन्हें जलतन सिंह के करीब से दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, वो सूबेदार के करीब हाँफते हुए आके इसकी टांगों से लिपट गया। हवाई फायर करो, जल्दी करो, सूबेदार मुसलसल चीख रहा था। अब आसमान कौवों से साफ हो गया था। चलो, जलतन सिंह को कंधे पर उठाकर जल्दी जल्दी जंगल की हदूद से निकलो, सूबेदार चिल्ला के बोला। नीम मर्द जलतन सिंह को एक बदमाश ने अपने कंधों पे उठा लिया तो जलतन सिंह ने नीम मुर्दा आवाज़ में कहा, वो सामने दरख्त पे बैठे हुए कौवे को मार दो, वो कौवा जिन है और वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। रुको, ओए रुको, कटहल सिंह ने सारी टीम को रोकते हुए कहा। जलतन सिंह की बात को गौर से सुनो। जलतन सिंह की लबों के करीब जब कान किए गए तो इसने बड़ी आहिस्तगी से कहा, वो सामने सफ़ेदे के दरख्त पे जो बड़ा काला कौवा बैठा हुआ है, इसे किसी तरह मार दो, वही मेरी मुसीबत का असल कारण है। हम सब ने इस तरफ गौर से देखा तो वाकई सफ़ेदे के दरख्त पे एक तवील कद का बड़ा सा हट्टा कट्टा कौवा खामोशी से बैठा हुआ था। है कोई सही निशानाबाज जो इस शैतानी कौवे को निशाना बनाए? कटहल सिंह बोला, हाँ सरदार जी, मैं हूँ। मुनक्का ग्रुप का एक बदमाश बड़े दावे से आगे कहा और आगे बढ़ा। देखो, अगर तूने मेरे पुत्र के इस दुश्मन को मार दिया तो मैं तुझे 2 मुरब्बा ज़रई ज़मीन दूंगा, और अगर तूने चूक कर दी तो याद रखना मैं तुझे गोली यहीं मार दूंगा। कटहल सिंह बोला, सरदार जी, भगवान ने चाहा तो मैं अपने दावे पे खरा निकलूंगा, बदमाश बोला। और फिर इस बदमाश को T13 कारतूस वाली नई गन थमा दी गई जिस पे कीमती दूरबीन लगी हुई थी। इस बदमाश ने चंद लम्हों में कौवे को निशाने पे लिया। इसकी आंख बंद थी, दूसरी आंख दूरबीन पे और उंगली ट्रिगर पर थी। इस वक्त माहौल पर सख्ता तारी था। बदमाश ने अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए दरख्त पे बैठे कौवे को एक ही फायर से नीचे ज़मीन पे गिरा दिया। इसके बाद इसने अपनी तसल्ली के लिए दूसरा फायर भी मारा, जिससे कौवे का जिस्म उधड़ कर रह गया। दरअसल वो कौवा जो जिन अपने ख्यालों में खोया हुआ था, शायद वो अपने दीगर साथी कौवों के मुतालिक सोच रहा था कि इसके साथी से तना छोड़ के भाग चुके थे और वो इस बेख्याली में गोली का निशाना बन गया। जलतन सिंह की जान इससे छूट गई थी। जलतन सिंह को इसके वालिद ने बम्बई के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। वहाँ इसका इलाज 2 माह तक होता रहा। कटहल सिंह ने ज़ख्मी थानेदार को इस ज़माने में 10,000, सूबेदार को 5,000 रुपये इनाम के दिए और मुझे 2,000 रुपये नकद। इसके अलावा मेरा मेडिकल तालीम का तमाम खर्च बर्दाश्त किया। जलतन सिंह ने अपनी सेहत याबी के फ़ौरन बाद अपनी मेडिकल की तालीम को जारी रखा। बकौल रावी, मैं तो डॉक्टर बन के 1965 में पाकिस्तान आ गया। जबकि जलतन सिंह के बारे में ये पता चला कि वो आँखों का बड़ा सर्जन बना गया था।